हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। मैं नदीम, आपका मेंटर और टीचर। पिछले क्लास में लेक्चर में हमने बात किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और वैसे ही रिफ्लेक्शन के बाद हम रिफ्रैक्शन का यहां पर आपके लिए लेकर आ गए चैप्टर। कंप्लीट करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने बात किया था कि जब लाइट ट्रैवल कर रही होगी किसी मीडियम में या फिर किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है तो बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इवन डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें, इंटरफेरेंस एंड ऑल। अभी जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो लाइट मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट? व्हेन मीडियम चेंजेस, व्हेन मीडियम चेंजेस। अब ये सर मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब आसपास का उसका सराउंडिंग कैसा है, ग्लास, वाटर, एयर, कौन सा मीडियम है। किसी लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, किसी सॉलिड के थ्रू लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट जब ट्रैवल करेगी तो लाइट अपने रास्ते से बिखर जाती है, मुड़ जाती है। उसे मीडियम चेंज करने की वजह से इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पे देख लो, दो यहां पर डायग्राम दे रखा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रॉ है हमें ये बेंट लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट जो बाहर आ रही होगी वो थोड़ी सी मुड़ के आएगी, तो हमें लगेगा ये इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो बेंड है या मुड़ी हुई है। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट बेंड कर जाती है जब मीडियम चेंज होता है। तो नेक्स्ट सर, ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? देखो, लाइट बेंड क्यों करती है? लाइट बेंड इसलिए कर रही है कि लाइट की स्पीड वगैरह हम बात करेंगे कि लाइट में बेंडिंग क्यों आ रही है। तो उससे पहले हम ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म समझते हैं। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास डेंसिटी यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये ऑब्जेक्ट के मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब सिंपल सा है, लाइट कितनी आसानी से उस मीडियम के थ्रू पास कर जाएगी। मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी हो सकती है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी हो सकती है। ये मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अलाउज लाइट टू पास, कितने आसानी से, हाउ इजली लाइट पासेस थ्रू दैट मीडियम। मेरी बात समझना, इसको डिफाइन ऐसे ही करेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हाउ इजली ऑब्जेक्ट allows the light to pass। तो इजली का मतलब क्या, कि कितनी आसानी से लाइट पास करने दे रहा है वो मीडियम, उससे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अगर इसको और आसान कर दूं मैं, तो आप ये कह सकते हैं इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ लाइट। क्या करता है ये? कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी उसको कंट्रोल करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यूं समझ लो कि ऑप्टिकल डेंसिटी में एक ऑप्टिकल जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब वो लाइट को थोड़ा धीमा कर देगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो लाइट को बहुत आसानी से तेज रफ्तार में पास करने देगा। ठीक है, मतलब यही समझना है कि मतलब अगर सर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो गई, सुनना सर, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट वहां पे कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वो कम हो जाएगी। ये बातें याद रखना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने से लाइट की स्पीड उसमें कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होगा, अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी को थोड़ा सा और आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप कहोगे सर कि सर वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर एयर की? तो आप बोलेंगे एयर की कम होती है। तो किसकी ज्यादा होती है? वाटर की। तो मैं अगर ग्लास, वाटर और एयर में बात करूं तो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उससे कम हो जाएगी वाटर की, मतलब डेंसिटी जो होगी, एंड देन एयर की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी हो गई? ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कितने तेज या कम पास करने देगा। तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी, इसमें थोड़ी सी कम होगी, और इसमें तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। और मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी इस ऑर्डर में आप तीनों को देखकर समझ सकते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट, जब हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स हमें याद रखना पड़ता है कि मीडियम क्या होता है। जैसे बताया एयर, ग्लास, ये सारे क्या है? मीडियम है। इंसिडेंट रे क्या है? अब जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? लाइट आती है, लाइट आती है और चली जाती है, लेकिन उससे पहले हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी समझना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पहले समझ लेते हैं।
लाइट आने वाली लाइट, जैसे होता क्या है, मैंने जो बताया था आपको कि लाइट आई, देखो एग्जांपल समझाया तो मैं, इसमें होता क्या है कि लाइट आई, इंसिडेंट हुई किसी एंगल पे, लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाकर यहां पे देख लेते हैं, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला केस होगा। लेकिन लाइट अब वापस जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें वापस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट वापस नहीं जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी। अब ये मुड़ेगी किधर, किससे बेंड करेगी, दैट विल बी अ डिफरेंट केस, हम बताएंगे वहां पर क्या हो रहा होगा। तो होता क्या है बच्चा, लाइट मुड़ जाती है, ठीक है। ये लाइट का मुड़ना, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं फिर से यही बोलना चाह रहा था, ये जो लाइट आ रही है ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंटरफेस है, ये क्या इंटरफेस, मतलब दो मीडियम के बीच का एक दीवार समझ सकते हो आप, ठीक है। ये क्या बच्चा, ये है आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल, समझ गए। ये पूरी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि लाइट आई बेंड कर गई, ये चीजें याद रखना है। अब इसी को हमने यहां पे दिखाया है, होता क्या है कि लाइट आती है हवा से, अगर वाटर में जा रही है तो लाइट बेंड कर जाएगी, और यहाँ पे एक नॉर्मल से हम देख सकते हैं एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और सारे डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वही है कि नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा इंटरफेस है, ये अलग अलग मीडियम है, वगैरह वगैरह। समझ गए, बहुत सिंपल बातें अभी कर रहे हैं, टर्म्स आपको याद होना चाहिए ये सारा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में है क्या, दो लॉज है, जैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने पढ़ा था एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वैसे ही इसमें भी वही है कि हम अगर प्लेन मान लें, एक प्लेन मान लेते हैं। प्लेन क्या होता है, ये अगर आपको नहीं समझ में आता समझिएगा कि हम एक्सिस से दो प्लेन बनाते हैं, जैसे ये एक्सिस एक्स और वाई है ना, तो ये आपका प्लेन हो गया एक्स वाई एक्सिस। तो वैसे ही एक प्लेन अगर हम मानते हैं, तो उस प्लेन में अगर लाइट आ रही है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल जो बनाया है बच्चा, ये सब के सब एक ही प्लेन पे होंगे, सेम जो रिफ्लेक्शन वाला था। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ को समझना पहले अच्छे से। वही तो फर्स्ट लॉ समझ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा है जो टॉपिक, दैट इज, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होगा, देखो स्नेल्स लॉ को समझने के लिए आपको जो बुक्स में दे रखा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ चलेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप ये चीजें बताई भी नहीं जाती, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से आप समझना कि स्नेल्स लॉ को समझना कैसे है। अगर पहला वाला मीडियम हमारा N1 है, तो बच्चा दूसरा वाला मीडियम क्या होगा, N2। अब ये N1 और N2 क्या है, अभी के लिए याद रखिए कि N1 N2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम N1 और N2 से डिनोट कर रहे हैं, जो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करेगा। मैंने अभी वो चीजें बताई नहीं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर पहला वाला मीडियम है हमारा, ये उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, समझ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ वैल्यू व्हिच डिफाइंस द ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है, या फिर यूं मैं कहूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी से वो समझ में आता है कि उसकी वैल्यू क्या, एक नंबर वैल्यू होगी वो, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी, जिससे हमें समझ में आएगा ज्यादा या कम। खैर, तो पहला वाला मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये है बच्चा, पहले वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, दूसरे वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अगर मैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से N1 से मल्टीप्लाई करूं, तो रूल ये कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट दूसरे साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोडक्ट का हो जाएगा। मतलब इसका एंगल इसका प्रोडक्ट, इसका एंगल इसका प्रोडक्ट। क्लियर है। नाउ अगर मैं थोड़ा सा इसे सजाऊं, तो साइन आई बाई साइन आर हमें N2 बाई N1 देखने को मिलता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर। हम यहां पर कंफ्यूज होते हैं और यहीं से कंफ्यूजन चालू होता है, जो आगे तक आप कंफ्यूज रहेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाता। तो बहुत इजीली समझना, स्नेल्स तो ये कहता है कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन ले लो, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और दोनों का रेशियो आप ले लोगे तो N2 बाई N1 साइन आई बाई साइन आर के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे N2 N1 क्या है, N1 N2 मैंने फिर से बोल रहा हूं, एक वैल्यू है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिससे स्पीड ऑफ लाइट और ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में समझ में आता है हमें। क्लियर। नेक्स्ट, अगर पहला वाला मीडियम हमारा वैक्यूम या समझना या एयर हो जाएगा, तो लगभग N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लगभग 1 हो जाएगी। तो अगर नीचे वाली वैल्यू हम 1 के बराबर मान लें, अगर नीचे वाली वैल्यू मैं मान लेता हूं
n1 की वैल्यू 1 हो गई, तो आप क्या लिखोगे अब आप लिखोगे कि सर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, बिकॉज n2 तो अब रहा नहीं ना, n1 नहीं है तो n2 क्यों, n, सिर्फ n लिखोगे आप। इन दैट केस ये एक नया फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो जाता है। ये बुक में आपको देखने को मिल जाता है, ये फॉर्मूला आपके बुक में होगा, बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी फॉर्म किस तरह से घुमा के आए तो आपको ये पता होना चाहिए। n1 ऑटोमेटिक हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में लगभग 1 के बराबर एयर में लेंगे तो नीचे वाला 1 हो गया, तो सिर्फ n लिख देंगे। तो जब भी आपको n लिखा हो, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, जब भी ये आपको n लिखा हो तो आप क्या समझोगे, वो दूसरे वाले मीडियम की बात कर रहा है, और इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कई जगह इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू या एन से डिनोट किया जाता है। आपके बुक में एन है तो आपको याद रखना है। अगेन मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो आप इस फॉर्म में करेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आई टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आर इज कांस्टेंट। इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट देगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। पहला वाला तो ऑटोमेटिकली आपका एयर हो गया, वैक्यूम हो गया। समझ में आई बात है? चलो आई थिंक क्लियर है इतना तक। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज n। n हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एंगल i बढ़ेगा तो एंगल r भी चेंज होगा, और इस तरह से चेंज होगा कि दोनों का रेशियो हमेशा आपका बराबर रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर n1 एयर ना हुआ तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? देखो बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्शन होने का कारण, जैसे मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात की थी, कि जब मीडियम चेंज होता है तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो आप कारण क्या बताओगे? मीडियम चेंज। तो जैसे ही बच्चा मीडियम का चेंज हुआ, चेंज ऑफ मीडियम होगा। तो बताओ जब मीडियम चेंज कर गया तो क्या हुआ? जैसे ही सर आप बोलोगे सर मीडियम चेंज किया तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई, चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी हो गया। अगर सेम मीडियम नहीं है तो ऑप्टिकल डेंसिटी। बच्चा ऑप्टिकल डेंसिटी जब चेंज किया तो पता है क्या? लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। अब भाई साहब जब लाइट की स्पीड चेंज हो गई तो वो तो जाहिर सी बात है, या तो धीमा हो जाएगा या तो बहुत तेज रफ्तार में जाएगा, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन अकर्स। रिफ्रैक्शन या बेंडिंग कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स। ठीक है, समझ गए? बहुत सिंपल है कि why refraction occurs? Refraction takes place only because of change in the speed of light when the light travels from one medium to another medium। और ये change of light क्यों हो रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने की वजह से। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट को या तो धीमा कर देगा या तो बहुत तेज रफ्तार में जाने देगा, और इससे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम यहां पे दे रखा है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली। एक करके देखते हैं क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चंस को पढ़ने का समझते हैं पहले। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 37 डिग्री, मतलब एंगल आई दे रखा है आपका 37 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 24 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? मतलब लाइट हवा से किसी ग्लास में जा रही है। तो बहुत सिंपल है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यहां पर एंगल दे रखा है तो स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। साइन आई बाई साइन आर दैट इज n2 बाई n1, तो n1 तो एयर है, दैट लिए हम n ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे साइन आई हमारा साइन 37 डिग्री डिवाइड बाई साइन 24 डिग्री दैट इज n। अब यहाँ पे साइन 37 34 की 24 का वैल्यू दे रखा है, आप पुट कीजिए। साइन 37 की वैल्यू 0.6 देखो यहाँ पे दे रखा है, डिवाइड बाई 0.4 बराबर n। पॉइंट खत्म, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 दैट इज 3/2। 3/2 बराबर n, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। ये आपकी वैल्यू। क्लियर? 1.5। समझ गए? आई होप इजी था क्वेश्चन। तो मैंने ये सिर्फ वार्म अप के लिए क्वेश्चन दिया आपको, ताकि आपको इजिली समझ में आने लगे, समझ में आ जाए। चलो अभी तक जो मैंने बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक मजा भी आ रहा होगा। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपने थ्योरी में, क्यों आपको बोल रहा हूं बार बार कि ध्यान से समझना, अगर आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स वीक होगा ना, आप न्यूमेरिकल करते रह जाओगे, बार बार परेशान होगे। तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं है तो कीजिए, ठीक है ना, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस करके और थ्योरी पढ़ के आप कीजिए स्ट्रॉन्ग, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझिए। नेक्स्ट देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अब एक चीज मैं समझाता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका मैंने लिखा है कि वो नहीं शायद दिया होगा आपको, चलो मैं लिखने का तरीका बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका क्या है? देखो जरा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लिखा जाता है रिस्पेक्ट में, एक मीडियम के दूसरे के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा n1 डिवाइड बाई n2। ये लिखने का तरीका है। अगर मैं दूसरे वाले का निकाल रहा हूं, सेकंड मीडियम का निकाल रहा हूं पहले वाले के रिस्पेक्ट में, तो जिसका निकाल रहा हूं उसको ऊपर लिखूंगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं उसको नीचे लिखूंगा। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। दिस इज द मेथड कि हम लिखेंगे कैसे। यहां पर सिंपल सी बात दे रखी है, अगर कि किसी मीडियम का दे रखा है तो आप समझ लेना वो एयर के रिस्पेक्ट में ही है। याद रखिएगा, जिसका निकाल रहा हूं वो एयर के रिस्पेक्ट में है। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे क्या है देखिए जरा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है। अब बोलोगे सर वाटर दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो यहां पे समझ भी तो आ ही रहा है। ये तो इजी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है बच्चा, 3/2। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या बोलोगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसका निकाल रहा हूं उसको ऊपर लिखूंगा, ग्लास डिवाइड बाई वाटर, है ना। तो ग्लास का क्या था 3/2, वाटर का क्या था बच्चा 4/3, ठीक है। कितना आ गया 9/8। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए। चलो इजी है। नेक्स्ट, केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, ऐसा भी कभी हो सकता है कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल हो सकता है। सोचो जरा, सोचो रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, मीडियम के चेंज होने की वजह से। पर मीडियम के चेंज होने से हो क्या रहा है, स्पीड चेंज कर जा रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी बदल जा रही है। तो सबसे पहला तो आप बोलोगे सर ये तब हो सकता है, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ ही ना जब दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। तो पहला केस क्या बोलोगे, या तो सेम मीडियम हो या फिर आप बोलोगे सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी हो, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो होगा क्या, लाइट में बेंडिंग होगी नहीं, लाइट ऐसे ही चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है सर कि लाइट आपके किसी एंगल पे नहीं आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। तो परपेंडिकुलर फॉल करने से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होगा नहीं, लाइट ऐसे ही चली जाएगी, है ना। अब सर ये क्यों हो रहा है, जरा सोच के बताना, जरा बताओ बच्चा सोच के। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना कितना है, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों 0। अरे नॉर्मल भी यही है और लाइट भी इसी पर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। देन अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। तो हम कह सकते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो तो आप क्या बोलोगे, लाइट जब परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है उस केस में आप साइन आई बाई साइन आर करके निकाल लो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि लाइट परपेंडिकुलर आ रही होगी, मतलब वहां रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए। मतलब साइन आई भी तो साइन आर भी 0 हो जाएगा, ये कहने का मतलब जैसे ही साइन आई 0 करोगे परपेंडिकुलर तो साइन आर भी 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं व्हेन लाइट इज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर से होता क्या है बच्चा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, ये तब होता है, तब ये केस बनेगा नो रिफ्रैक्शन का, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड कैसे करती है सर, बेंड करती है जब मीडियम चेंज होगा, पर ये हमेशा एक तरह बेंडिंग होगी नहीं, मीडियम के अकॉर्डिंगली बेंडिंग बदल जाएगी। मतलब मीडियम पहला कैसा था दूसरा कैसा था, तो जरा गौर से समझो। पहला मीडियम अगर एयर है, लाइट जा रही है वाटर में, तो मुझे बता दो कि ये कौन सा मीडियम है। सर बोलोगे ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये क्या होता है सर, देखो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम। मतलब याद रखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो उसे क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम। मैं इसे लिखवा दूंगा, अभी रुक जाओ समझ लो। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है, तो वो डेंसर मीडियम, तो ज्यादा डेंस है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। उसी तरह से यहां देखो, ग्लास और वाटर में वाटर की कम है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो हम बोलेंगे ये रेयरर है और इस केस में ये डेंसर है कि नहीं, समझ गए। पर यहां बेंडिंग कैसे हो रही है वो समझो। मान लेते हैं मेरे पास एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, नॉर्मल है। अब लाइट आई, लेट्स सपोज लाइट आई, एक सेकंड, चलो लाइट आई। अब लाइट जब आएगी तो कहां जाएगी भाई, बेंड होगी, बेंड होगी तो कहां होगी,
लाइट अगर ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाने नहीं जाएगी लाइट, लाइट बेंड होकर लाइट की स्पीड धीमी हो जाएगी। तो अब बताओ, जब लाइट की स्पीड धीमी होगी तो लाइट इधर जाएगा या इधर जाएगा? लाइट आ रही है तेज रफ्तार में, अचानक से धीमी हो गई, थोड़ी धीमी होते होते तो उसकी रफ्तार ऐसे हो जाएगी, मतलब वो, इसे कहते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाना। लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। तो इसे कहते हैं रेयरर से जब लाइट डेंसर जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ। अब ये देखो जरा, लाइट आई किसी एंगल पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा। अब होगा क्या, लाइट जैसे ही बाहर जा निकलेगी किसी दूसरे मीडियम में, तो पहले डेंसर था, अब लाइट रेयर में आ गया, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी लाइट की स्पीड तो बताओ मुझे बताओ कि लाइट इधर जाएगा या तेज रफ्तार में इधर भागेगा? ऑफ कोर्स इधर जाएगा लाइट। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड जब बढ़ जाएगी मीडियम में तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखना क्या है, समझना क्या है, अब इस बात को समझिए बहुत अच्छे से कि होता क्या है। मैं लिख देता हूं कि जब लाइट, सुनना पहला, जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही होगी, रेयर से डेंसर, तो कैसा होता है लाइट का बेंडिंग, जल्दी बताओ। टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे लिख देता हूं मैं पहले, डेंसर से रेयरर। अच्छा, कोई मीडियम ना डेंसर रेयरर से डेंसर जा रही होती है, तो अब ये डेंसर से रेयरर जा रही है, ठीक है, उस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, कोई मीडियम डेंसर नहीं होता है, कोई मीडियम रेयरर नहीं होता है, डिपेंड्स के पहले वाला मीडियम कैसा था। अब जैसे ही बताओ, यहां पे यही वाटर डेंसर है और यहां पे ये वाटर रेयर बन गया, तो पहला मीडियम कैसा था उसके बेस पे हुआ ना, तो उसी के बेस पे अपन जज करते हैं। समझ गए? रेयर टू मीडियम, रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। होता क्या है, रेयर से डेंसर जाने में स्पीड घट जाती है, इसमें स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए? अच्छा सा प्रॉब्लम है, देख लो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट रिफ्रैक्शन, इसमें से कौन है जिसमें रिफ्रैक्शन सही नहीं दिखाया जा रहा है? तो अब ये ऐसे दे रखा है, आप इसको नॉर्मल मान लोगे, पर ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से समझना। इस चीज को थोड़ा यूं समझो कि ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस ये सीधा दे रखा है, लाइट चूंकि इधर से आ रही है तो ये इंटरफेस है, ये दो मीडियम, ये और ये मीडियम है। मतलब ये ऐसे नहीं रखे, इसी चीज को ऐसा रख दिया गया है। अब इसको गौर से देखो, अब तो समझ में आएगा। यहां देखना, इसमें लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल था। अब लाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है इसकी? कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये क्वेश्चंस में पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा देता हूं, शायद आपको तब समझ में ज्यादा आएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद अच्छे से आएगा। देखो जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट अ वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, और ये बता रहा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगी। जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, जो मैंने अभी देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे एन या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, इट मेजर्स ना, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। कैसे, ये भी समझना। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, आप बोलोगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो सर रेयरर मीडियम है। और ऑफ कोर्स अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें लाइट की स्पीड घट जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में घट जाएगी, और इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। इतनी बातें आपको तो याद होनी चाहिए। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में इनवर्स रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट घट गई, वो डेंसर मीडियम कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया बच्चा, रेयर मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। ये इसको ना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो हम याद रख लेना, ठीक है। अब ना ये क्वेश्चन जरा देखो, अब इस सवाल को देखो जरा आप। यहां पे लाइट आ रही थी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.3, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.4। तो आप तुरंत बोलोगे कि जिसकी कम है वो डेंसर है, मतलब वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो मुझे बताओ कि ये अगर नॉर्मल है, लाइट आ रही है ऐसे, तो नॉर्मल से दूर गई है, नॉर्मल के पास गई है।
ये लाइट ऐसे जाती यूं, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। बिकॉज लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, मतलब ये डेंसर है जो कि दिख भी रहा है, तो सही है। ये वाला डेंसर है तब तो लाइट मुड़ गई ना नॉर्मल की तरफ, तो ये सही है। ठीक, सिमिलरली देखो लाइट यहां पे नॉर्मल से दूर गई है, अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था इसके कंपैरिजन में। अगर लाइट की डेंसर, ये डेंसर था चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ना चाहिए, यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, ये गलत है। मतलब ये डेंसर था तो यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल होना चाहिए, ये डेंसर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल है, मतलब ये वाला ही गलत है। यहां देख लो जरा 1.5 से 1.8, यहां देख लो कम हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिल्कुल सही है। अगेन कम हो रहा है, ये तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, ये सब सही है। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो डेंसर और रेयर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता कर सकते हो। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रही है वो रेयर है, तो वहां नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही है वो डेंसर है, सॉरी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रही है मतलब वो डेंसर है, उस नॉर्मल की तरफ आना चाहिए। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रही है मतलब वो रेयर है, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए। ठीक है, देखें तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही थी, इसे नॉर्मल की तरफ आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। लास्ट टॉपिक आज का मैं करवा देता हूं, उसके बाद ना अगली क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने सब यहां बता रखा है, ये पूरा खत्म हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे सीधा आपको लेंस से। तो मैं यहां तक आज का टॉपिक खत्म करता हूं ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा। देखो जरा मैं तो समझा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, समझना। देखो बहुत अच्छे समझिएगा। ये पहला वाला देखो फिगर, लाइट आ रही है, लाइट बेंड कर गई, कहां बेंड की? टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहां पे लाइट की स्पीड v1 है, यहां लाइट की स्पीड v2 है। तो मैंने कहा क्या था आपको? मैंने ये कहा था बच्चा कि अगर लाइट की स्पीड और इसको देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो अगर मैं रिलेशन निकालूं, कि n1 बाई n2 क्या होता है, या फिर मैं कहूं n1, हाँ n1 बाई n2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर v2 बाई v1 हो जाता है। अच्छा कैसे? चूंकि इनवर्स रिलेशन है, बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं n1 निकालूं, अच्छा n1 n2 क्या है? सिंपल सी बात बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का निकाल रहा हूं दूसरे के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं लिखता हूं n2 बाई n1 तो मैं दूसरे वाले का निकाल रहा हूं पहले के रिस्पेक्ट में, बस इतना ही है। तो ये क्या हो जाएगा? v1 बाई v2। इस बात को फिर से समझिए, अगर पहला वाला मीडियम v1 स्पीड से आ रहा है लाइट, दूसरे वाले मीडियम में इसकी स्पीड v2 हो गई। पहले वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। इन दोनों केस में हो क्या रहा है, अगर मैं n1 डिवाइड बाई n2 निकालूं, मतलब पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, तो स्पीड ऑफ लाइट v2 बाई v1। अगर n2 बाई n1 लिखता तो v1 बाई v2। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी के रिलेशन में निकाल रहा हूं। अब मान लो कि पहला वाला मीडियम मेरा एयर या वैक्यूम हो जाता, तो पता है यहां n1 हमारा 1 के बराबर, हाँ सर ऑटोमेटिक है, चूंकि ये n1 अब नहीं रहा तो इसको हम n बोलेंगे, सिंपल, जैसा स्नेल्स लॉ में किया था हमने। n2 तो रहा ही नहीं ना, तो n2 को क्या बोलेंगे बच्चा? n बोल देंगे। अब क्लियर है? अब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बचा हुआ है तो n बोल देंगे। यहां पे लाइट जब आ रही थी, सुनना अच्छे से मेरी बात, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को कहा जाता है c। v1 को क्या कहेंगे? अब c कहेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c। दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा? v2 हमारा v बन जाएगा। बस फर्क इतना ही है, चूंकि हमने n1 1 हो गया तो दूसरा वाला n2 क्यों रहेगा? n2 नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ n लिखेंगे। जहां n लिखा हो समझ लेना वो दूसरे वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाला एयर था, मैंने बता रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड एट c, और स्पीड चूंकि v नहीं 1 नहीं तो v2 क्यों? v लिख दिया मैंने। अब इस रिलेशन में जब लिखोगे ना आप, तो पता है क्या हो जाएगा? अगर मैं n2 बाई n1 लिखूं तो अब तो क्या लिखा जाएगा? इस वाले में देखना, n2 बाई n1 में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? n1 तो 1 है तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू c बाई v। मतलब जो हमारे पास v1 था वो c हो गया, जो v2 था वो v हो गया, और उसलिए n2 बाई n1 को हमने क्या कर दिया? सिर्फ n कर दिया, पहला वाला मीडियम एयर हो गया, और इसे हम कहते हैं बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम पहले केस इसके पहला मीडियम हमारा वैक्यूम या एयर हो तो। अब इसी बात को यहां पर लिखा भी गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर इस टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स से बताना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? चलो
नेक्स्ट, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है ये भी, n इज इक्वल टू सी बाई वी। ये और ये सब है एक ही, घुमा घुमा के सिर्फ आपको दिया होता है मतलब एक ही। पहला वाला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाए, एयर हो जाए, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिलेटिव मतलब पहला वाला और दूसरा वाला कोई और मीडियम हो। फॉर्मूला डेफिनेशन यहां दे रखा है, आप याद कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, मैंने वही चीजें यहां पर लिख रखी है, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर आज का। देखो दे रखा है फिगर, पहला वाला मीडियम है, दूसरा वाला मीडियम है, लाइट आ रही है, लाइट मुड़ जा रही है। बच्चा आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आएगा कि ये कौन सा है, ये रेयरर मीडियम है, ये बच्चा डेंसर है, क्योंकि लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जरा सोचो, पहला वाला जो बी है वो रेयरर है, सॉरी हाँ बी क्या है, रेयरर है, मतलब ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो मुझे बताओ, सिर्फ मुझे इतना बता दो, इन दोनों में किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी डेंसर है ना वो, रेयरर है ना। अब बताओ किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी क्योंकि ये डेंसर है, और बी वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। मैं एरो उल्टा क्यों बना दे रहा हूं भाई, चलो समझ गए। ऊपर वाली न्यूमरेटर की वैल्यू जब कम होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूमरेटर की वैल्यू जब कम होती है, जैसे 1/2, तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। न्यूमरेटर 1 से कम, न्यूमरेटर हमारा 1 से कम है, एनबी जो होगा ये लेस देन डिनोमिनेटर होगा, एनए होगा, ठीक है। चूंकि ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये लेस देन 1 आएंगे। क्लियर है, लेस देन 1 आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी। कैसे समझ में आया, समझ में कैसे आया, आप देखो ना, कौन रेयरर कौन डेंसर, नीचे ऊपर वाली वैल्यू जो कि NB बाई N1 लिखेंगे, NB बाई 1, चूंकि हमें निकालना था क्या, मीडियम बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो NB चूंकि रेयरर है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, 1/2, 2/3, इस तरह से। क्लियर, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इतना आप एक बार जाके रिवाइज करना, क्वेश्चंस खुद से बनाना। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तो क्वेश्चंस कोशिश करेंगे पूरा लेंस वाला पार्ट हम खत्म कर दें। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।